नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माइक्रो से मैक्रो यानी बिल्कुल ज़मीनी स्तर से लेकर एक बड़े आर्थिक स्तर तक की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा करने वाले हैं। एक तरफ हम दिल्ली की एक कल्याणकारी पहल को करीब से समझेंगे, तो दूसरी तरफ ठीक पड़ोस में स्थित हरियाणा के विशाल आर्थिक और औद्योगिक रुझानों को देखेंगे। दो राज्य और नीतियां बिल्कुल अलग। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की 5 रुपए वाली भोजन पहल की। फिर समझेंगे कि इसमें तकनीक, टोकन और निजता यानी प्राइवेसी का क्या रोल है। इसके बाद हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और चलेंगे हरियाणा के आर्थिक इंजन की तरफ। वहां के ढांचागत आर्थिक बदलावों को देखेंगे और अंत में पूंजी और उत्पादन के ताजा रुझानों पर नजर डालेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, दिल्ली की 5 रुपए की भोजन पहल, जहां जमीनी स्तर पर शहरी भूख से निपटने की कोशिश हो रही है। सिर्फ 5 रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना के तहत शहरी गरीबों को एक पूरी पौष्टिक थाली सिर्फ 5 रुपए में दी जा रही है। 100 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ शुरू हुई ये पहल सीधे तौर पर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनके लिए हर दिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है। अब जरा इन कैंटीनों के खुलने के समय पर गौर कीजिए। लंच मिलता है सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक और डिनर शाम 6 से रात 9:30 बजे तक। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये जो 30 मिनट का एक्स्ट्रा बफर टाइम है ना, ये बहुत अहम है। इसे खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों के फीडबैक के बाद जोड़ा गया था, ताकि अगर उनके काम के घंटे थोड़े आगे पीछे भी हो जाएं, तब भी उन्हें आसानी से खाना मिल सके। अब मेनू देखिए, ये साफ दिखाता है कि इस योजना में सम्मानजनक भोजन पर कितना जोर है। ताज़ी रोटियां, चावल, दाल, मौसमी सब्जी और अचार, मतलब एक 600 ग्राम की थाली में लगभग 700 से 800 कैलोरी का पूरा पोषण। इसका सीधा फायदा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों और प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस भोजन के लिए किसी कागजी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है, बस पहुंचे और खाइए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, तकनीक, टोकन और निजता यानी वेलफेयर स्कीम्स को आधुनिक कैसे बनाया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस वाला मॉडल आखिरकार काम कैसे करता है? प्रक्रिया बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति कैंटीन में जाकर 5 रुपए देता है, उसके बाद एक फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे से उसकी तस्वीर ली जाती है। ये इसलिए ताकि कोई एक ही शिफ्ट में बार बार खाना ना ले सके। फिर सीडैक सर्वर तुरंत एक ऑनलाइन टोकन जनरेट करता है और खाना दे दिया जाता है। वैसे हर शिफ्ट में 500 लोगों की लिमिट तय की गई है। तकनीक का ये इस्तेमाल सिस्टम को पारदर्शी और बराबर बांटने वाला बनाता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आखिर सरकार को फेशियल रिकग्निशन डेटा को डिलीट करने का फैसला क्यों लेना पड़ा? सोचिए, जब हम बुनियादी सुविधाओं के लिए ऐसी हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी-कभी ऐसे नतीजे सामने आते हैं जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। दरअसल हुआ ये कि हर दिन इतनी सारी तस्वीरें ली जा रही थी कि उनका 5 TB का सर्वर बहुत जल्दी फुल हो गया। ऊपर से सिस्टम की रैम सिर्फ 64 GB थी, जिससे पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। और हाँ, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी थीं। इसका नतीजा क्या हुआ? सरकार को एक नया नियम लाना पड़ा कि 30 दिनों के बाद सभी चेहरे की तस्वीरें सिस्टम से अपने आप डिलीट हो जाएंगी। हालांकि फ्यूचर ऑडिट के लिए सेल्स डेटा का बैकअप अभी भी रखा जाता है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, हरियाणा का आर्थिक इंजन यानी ठीक पड़ोस में मैक्रो इकोनॉमिक विकास कैसे हो रहा है। तो दिल्ली की इन जमीनी स्तर की मानवीय कहानियों से निकलकर अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ठीक बगल में स्थित राज्य हरियाणा की। इस चर्चा का आधार है 2025-26 का ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण। आपको बता दें कि हरियाणा राष्ट्रीय जीडीपी में भारी योगदान देता है और यह देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब भी है। अब यह डेटा वाकई बहुत दिलचस्प है। 2025-26 के एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय करीब 3,95,618 रुपए पहुंच गई है। जरा इसकी तुलना अखिल भारतीय औसत यानी 2,19,575 रुपए से करके देखिए। यह अंतर साफ दिखाता है कि हरियाणा नेशनल एवरेज को बहुत पीछे छोड़ते हुए अपने क्षेत्र में कितनी भारी मात्रा में संपत्ति पैदा कर रहा है। बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, ढांचागत आर्थिक बदलाव कैसे एक राज्य कृषि से आगे बढ़कर सेवा क्षेत्र की ओर मुड़ गया। आपको याद होगा 1966 में जब हरियाणा बना था, तब यह पूरी तरह से एक कृषि प्रधान राज्य था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है।
2025-26 के आंकड़ों के अनुसार सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र अब 52.1% के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। उद्योग 30% पर हैं और कृषि तथा उससे जुड़े क्षेत्र घटकर सिर्फ 14.9% रह गए हैं। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है जो राज्य को एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले मॉडल की तरफ ले जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्विस सेक्टर में ये जो ओवरऑल 11.5% की जबरदस्त ग्रोथ आई है वो आ कहां से रही है। इसका जवाब इन सब सेक्टर्स में छिपा है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में 12.9% की शानदार छलांग देखने को मिली है। इसके अलावा व्यापार और होटल में 11.9% और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 11.3% की तेजी आई है। ये सभी सेक्टर डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मजबूत इंजन का काम कर रहे हैं। अब आते हैं आज के हमारे आखिरी भाग पर, पूंजी और उत्पादन के रुझान। आइए इन नंबरों को डिकोड करते हैं। यहां इस डेटा में एक बहुत ही साफ विरोधाभास देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स में 65.3% का भारी उछाल आया है और कैपिटल गुड्स में करीब 27.9% की वृद्धि हुई है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइमरी गुड्स में लगभग 80% की भारी गिरावट आई है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी 54.5% तक गिर गए हैं। तो मुख्य बात यह है कि यहां का उद्योग अब बेसिक चीजों के बजाय भारी निवेश वाले मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस चीजों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। अगर इस पूरे आर्थिक विश्लेषण को मुझे सिर्फ एक आंकड़े में समझाना हो तो वो होगा 3.8%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 1.3% हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा देश की कुल जीडीपी में 3.8% का एक बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है। अपने साइज के हिसाब से ये इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो बिल्ली में 5 रुपए के भोजन की एक जमीनी मानवीय पहल से लेकर हरियाणा के अरबों डॉलर के जीडीपी इंजन तक का हमारा ये सफर वाकई शानदार रहा। हमने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखी। एक तरफ माइक्रो लेवल पर चलने वाली वेलफेयर नीतियां जो कमजोर वर्गों को सुरक्षा देती हैं और दूसरी तरफ मैक्रो लेवल का भारी आर्थिक विकास। अब सवाल यह है कि भारत के तेजी से बढ़ते ये शहरी केंद्र इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे। माइक्रो वेलफेयर और मैक्रो ग्रोथ दोनों को साथ लेकर चलना ही हमारे भविष्य को आकार देगा। क्या हम ये बैलेंस बना पाएंगे? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।